सो हेयर वी आर अगेन। बहुत ही कमाल के सवाल इस हफ्ते मिले मुझे, और इस बार मोस्टली सवाल, ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही सवाल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हैं। सो लेट्स बिगिन। काशिफ अली जुनेजो ने सवाल किया कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि क्लॉक तो अपने हिसाब से चलती है, तो फिर तेज स्पीड वाली शिप में वो कैसे धीरे चल सकती है। सर प्लीज़ मुझे बताइए, मैंने दूसरी वीडियो पे पूछा है लेकिन कोई आंसर नहीं आया, बताइएगा ज़रूर। सवाल आपका बहुत लॉजिकली सोचा जाए तो बहुत सही है। इस पर मैंने अपनी वीडियो के अंदर थोड़ा डिस्कस तो किया है इस मैटर को, लेकिन जिस तरीके से आपने सवाल किया वैसे नहीं किया। एक्चुअली आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जब स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है तो उसकी वजह से टाइम एंड लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन वो शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। नाउ इसको एनिमेशन के साथ ही एक्सप्लेन करना सही रहेगा, इसी वजह से मैंने एक एनिमेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, या फिर यूजली मेरे लेफ्ट साइड पर या आई का आइकन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें। इस पर मैंने एक वीडियो ऐड की हुई है, उसको जरूर देखें। वो पूरी एनिमेशन से बताया गया है, प्रोफेसर्स बता रहे हैं उसमें कि किस तरीके से ऐसा होता है। सो हार्ट ब्रेक ने पूछा, अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा कि सुपर मैसिव ब्लैक होल बहुत दूर है, तो हम इसके बारे में कैसे पता किया, क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। अच्छा सवाल है आपको, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग। इसमें दो सवाल शामिल हैं। नंबर वन, मैं स्टार्ट करता हूँ ब्लैक होल से। कमाल की बात यह है कि ब्लैक होल जो है अभी तक थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि इनको सिर्फ थ्योरी में बयान किया गया है, किसी ने इसको आज तक नहीं देखा और ना ही हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। कितनी अजीब सी बात है, आप ये नोटिस करें कि ब्लैक होल जिसके बारे में पूरी फिजिक्स की कम्युनिटी बात करती है और इसको डिस्कस किया जाता है, हम कहा जाता है कि हमारी अपनी गैलेक्सी के मिड में भी एक ब्लैक होल है, उसको हमने आज तक ना ऑब्जर्व किया है ना ही उसको देखा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जितने भी हमारी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है, इसकी इक्वेशंस हैं, वो इसको प्रिडिक्ट करती हैं कि भाई इसको ऐसा होना चाहिए है, लेकिन देखा नहीं गया। अभी आजकल बहुत ज़्यादा इस पे काम चल रहा है, किस तरीके से हम ब्लैक होल्स को फोटोग्राफ करें या कैसे नज़र आएंगे। जितनी भी स्ट्रक्चर्स आपको आज तक नज़र आए वो सब के सब कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं, वो असली ब्लैक होल्स नहीं होते। सो नंबर वन के बट इंशाल्लाह साइंटिस्ट का कहना यह है कि अगले साल या उसके अगले साल तक ब्लैक होल्स की एक फ़ोटो उनके पास होगी, देन हमें पता लगेगा कि सच में ब्लैक होल्स कैसे दिखते हैं। क्या वो बिल्कुल वैसे दिखते हैं जैसे कि हमारी थ्योरीज बताती हैं। इंटरस्टेलर मूवी के अंदर ब्लैक होल बनाया गया जिसका नाम था गारगेंचुआ। उसको कहा जाता है कि वो बहुत ही मैथमेटिकल एक्यूरेसी के साथ डिज़ाइन किया गया था डिज़ाइनर्स के, एंड किप थॉर्न जो फिजिसिस्ट ने उसके साथ काम किया था उन्होंने मिलकर। मैं कहूँगा कि अगर आप उसको देखना चाहते हो उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन वो भी कंप्यूटर जनरेटेड है, वो रियल नहीं है। आई थिंक इट आंसर्स द क्वेश्चन। सेकेंड इज के टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं। टाइम ट्रैवल फॉर श्योर पॉसिबल है, हम खुद हर वक्त टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं। देखें मैं पिछले 5 सेकंड पहले कुछ और कर रहा था, अभी कुछ और कर रहा हूँ, और अब मैं मुसलसल कुछ और करने वाला हूँ। हर कोई फ्यूचर में तो टाइम ट्रैवल कर ही रहा है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि पास्ट में ट्रैवल करने की, तो मैं उस ग्रुप में शामिल हूँ जो इस बात को मानते हैं कि पास्ट में ट्रैवल नहीं किया जा सकता। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इस बात पे थ्योरीज देते हैं, इसको मेंशन करते हैं, इस पर मैथमेटिक्स अपने शो करते हैं, लेकिन एक फिजिक्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो इस बात पर यकीन करती है कि टाइम ट्रैवल इन पास्ट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उससे बहुत सारे पैराडॉक्सेस उठ के आ जाते हैं जो कि हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आई डोंट थिंक कि टाइम ट्रैवल टू द पास्ट इज पॉसिबल। फ्यूचर में तो हर कोई जा ही रहा है। आई थिंक इट आंसर्स द क्वेश्चन। बशारत अहमद ने कहा कि इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द लाइट देन मास बिकम्स इनफाइनाइट, but why the length becomes zero in Einstein's equation? In reality, if mass increases then length also should increase. Now इन्होंने बहुत ही नए सिरे से इस सवाल को पुट किया। ये एक्चुअली मैं ज़रा कोशिश करूँ पहले समझाऊँ कि क्या बोलना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड्स में मूव करना शुरू होता है तो उसका मास इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करना शुरू हो जाता है तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि लामहदूद हो जाता है। तो उसकी लेंथ जो है, आइंस्टाइन कहता है कि वो भी छोटी होना शुरू हो जाती है। अब इनका सवाल ये है कि जब मास उनका इनफाइनाइट हो रहा है तो लेंथ छोटी क्यों हो रही है।
बहुत कमाल का सवाल, अच्छा सवाल है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कंटेम्प्रेरी फिजिसिस्ट है, यानी कि जो मॉडर्न फिजिसिस्ट हैं, वो इस बात को नहीं मानते कि मास जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है। या मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बताता हूँ, बिल्कुल ऐसा इसको ऐसे ना लें। एक वर्ड यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा हर बार, उसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास। यानी कि आपका जो बॉडी के अंदर मास है, उसका मास तो सही सेम रहता है, जिसको हम रेस्ट मास कहते हैं। जब वो बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन में, उस वक्त उसका मास क्या है, वो तो सेम रहता है। लेकिन जैसे ही आप मूव करना शुरू हो जाते हैं, तो एक नया एक आप कह सकते हैं कि टर्म फिजिसिस्ट यूज करते थे, उसको कहते थे रिलेटिविस्टिक मास। कि जब आप मूव करते हैं तो उसकी वजह से आपका मास इंक्रीज होता है। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिविस्टिक मास का, ये अब फिजिसिस्ट अप्रूव नहीं करते इसको, और इसको सही नहीं जानते। उसकी बहुत सारी वजह है। सो मेनली अगर एक बॉडी लाइट की स्पीड को अप्रोच कर रही है, तो उसका मास जो है वो इनफाइनाइट नहीं हो रहा होता, बल्कि एक्चुअली मोमेंटम का जो लॉ है वो डिफरेंट तरीके से काम कर रहा होता है। नाउ ये बहुत अजीब सी बात है। मैं इस वीडियो में के अंदर पूरा इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा। मैं E=mc² की वीडियो बना रहा हूं ऑलरेडी, जिस पे मैं काम कर रहा हूं। इंशाल्लाह जब वो वीडियो आएगी तो उसमें इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो इंशाल्लाह लेट्स सी कि वहां पे क्या हमें मिलता है। बट अगर मैं इसको समराइज करूं तो उसका रिलेटिविस्टिक मास इंक्रीज नहीं हो रहा, बल्कि मोमेंटम का लॉ जो है वो डायनामिकली चेंज होता है यहाँ पर। अब अगर आप मोमेंटम के लॉ के बारे में पढ़ना चाहते हैं खास और ज़्यादा, तो मैं एक लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको ज़रूर पढ़ें, बहुत कमाल का लिंक है वो। प्रफुल्ल कुंबले ने कहा कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से 1 साल के लिए स्पेस में चले जाएं और वापस आएँ तो धरती पर लोग हमसे काफ़ी बूढ़े हो गए होंगे, ऐसा आइंस्टाइन कहता है। मुझे ये जानना है कि इससे हमारे इंटरनल सिस्टम पर कैसा असर पड़ेगा, कि हम जवान होंगे धरती के ऊपर और लोग बूढ़े होंगे। क्या हमारे इंटरनल सिस्टम पे इनसे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उन्हें तो कोई ग्रेविटी या स्पीड ऑफ लाइट का कुछ पता नहीं। ये भी तकरीबन सेम टू सेम ही सवाल है, काशिफ अली जुनेजो टाइप का। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा सही है, अगर आप एक बहुत ही फास्ट स्पेस शिप में बैठ जाएं और आप स्पेस में ट्रैवल करें और 1 साल के बाद या इवन एक ज़्यादा अरसे के बाद वापस आएं, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ वालों के लिए जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा आगे गुजर चुका है, और आप जो थे, आपके लिए वही क्लॉक जो थी वो स्लो चल रही थी, और आप जब वापस ज़मीन पर आएंगे तो आप जवान होंगे। लेकिन कमाल की बात क्या है, अब मैं बताता हूँ हो क्या रहा है यहाँ पर। जैसे ही आप स्पेस शिप में जाते हैं तो आपका टाइम स्लो हो जाता है, तो मेनली आप वही 1 साल पूरा गुजार रहे होते हैं इस स्पेसशिप के अंदर। बट उसी स्पेसशिप में जब आप 1 साल गुजार रहे होते हैं, दुनिया के अंदर वही टाइम थोड़ा सा तेजी से गुजर रहा होता है। तो ऐसा होता है जब आप 6 महीने गुजार चुके होते हैं, तो यहाँ पर अगर आप सही जगह पर मौजूद हैं तो यहाँ पर 15 साल गुजर जाते हैं फॉर एग्जाम्पल। अगर आप पूरा साल गुजारते हैं वहां बाहर, तो यहाँ पर 30 साल गुजर जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि भाई यहाँ तो लोग 30 साल गुजार चुके हैं, जबकि मैं सिर्फ 1 साल बाहर गुजार कर आया। इससे आपकी बॉडी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? स्पेसशिप के होने से जो फर्क पड़ेगा वही फर्क पड़ेगा जिसमें आपको कॉस्मिक रेज आ जाती हैं। आपकी ग्रेविटी, अगर आप आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट कर पाएँ अपने स्पेसशिप के अंदर, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, जो अभी तक पॉसिबल नहीं है, तो ये एक अलग मैटर है। सो बॉडी पर सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा जितना कि स्पेस ट्रेवल पर सफ़र करने से पड़ता है। एंड थैंक यू सो मच, दैट्स इट वॉज अमेजिंग अगेन। मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ के, और सवाल बड़े ट्रिकी थे, लेकिन मैं फिर मेंशन करूँगा बशारत अहमद के लिए कि जो आपका सवाल है ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इस पर ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू दिस फ्राइडे 3 PM। बहुत ही कमाल का टॉपिक है।